आज अगर हम अपने प्रदेश के सत्ता पक्ष सरकार की बात करें तो उनका रवैया अगर देखा जाए या समझा जाए तो एक ही रवैया सामने आता है कि उन पे कोई उंगली उठाए या सवाल उठाए तो वो हर उंगली और हर सवाल को दबाने का काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो किस्सा हमारे झारखंड के राजधानी रांची में हुआ, आज हर कोई रूबरू है। जो 11 तारीख को हमारे भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन प्रकट करने एवं सचिवालय के पास, लेकिन जो रवैया हमारे सत्ता पक्ष सरकार जेएमएम ने दिखाया वो काफ़ी निंदनीय था। जिस तरीके से उनके आवाज़ों को दबाने का काम किया वो प्रक्रिया कुछ अलग भी हो सकता था। उसी विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कुमार अमित जी, भाजपा नेता एवं पूर्व में छात्र नेता भी रह चुके हैं। आइए मिलाते हैं कुमार अमित जी से और करते हैं खास चर्चा। तो सबसे पहले तो कुमार अमित जी, आपको नमस्कार और धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मेरा भी नमस्कार न्यूज़ रिपोर्टर्स की पूरी टीम को और आपके माध्यम से समस्त जनता को, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ मुझे कुछ बातें करने का मौका मिला है। तो सर, अगर हम अपने सत्ता पक्ष सरकार की बात करें तो आज एक रवैया जो उनका सामने आ रहा है, वो चाहे जनता हो, छात्र हो या विपक्ष की सरकार हो, कोई भी हो, हर सवाल और हर उंगली को दबाने का एक ही प्रक्रिया है, उन्हें जोर ज़बरदस्ती से दबा दो। देखिए, आप झारखंड में जो लोग आज सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इन लोग का अलोकतांत्रिक चरित्र शुरू प्रारंभिक काल से रहा है। यही कांग्रेस है जो आज़ादी के बाद जो भारत में लोकतंत्र फल फूल रहा था, उस समय इस लोकतंत्र को आपातकाल के समय दबाने का प्रयास हुआ। आपातकाल के माध्यम से देश के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस समय जितने भी विपक्ष के नेता थे, इसी कांग्रेस ने दमन करने का काम किया था। तो कहा गया है कि चाल चरित्र इतना जल्दी से बदलता नहीं है। और जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, तो यह पूरे झारखंड के लोग गवाह हैं कि ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड आंदोलन को कांग्रेस के हाथों बेचने का काम किया था। तो ऐसे अलोकतांत्रिक चरित्र के और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोगों से आप लोकतंत्र की बातें का अपेक्षा करना, बहुत हम लोग को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और हम लोग इनके चाल चरित्र से वाकिफ़ हैं जो ये लोग अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं। सर, अगर हम अपनी बात करें तो हमने जो देखा है अभी हाल में, अगर हम छात्र आंदोलन की बात करें जो हमारे विधानसभा घेराव में हुआ था, या अगर हम धनगरी की बात करें या विस्थापित मुद्दा किसी को भी उठाएं, हर जगह उनको अगर अपनी बात मनवानी होगी तो उसका तरीका वो काफ़ी आक्रोशित है। वो आक्रोश में उनको मनवा रहे हैं, उन्हें मार पीट के समझाया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। तो क्या यही रवैया है एक सरकार का, एक सत्ता पक्ष सरकार का, एवं जो पद पे जो बैठे हुए हैं उन लोगों का यही रवैया है अपने बात को मनवाने का? देखिए, एक थ्योरी है जो मानव विज्ञान के संदर्भ में है और वो सामाजिक विज्ञान में भी वो थ्योरी प्रासंगिक होता है। गुस्सा वही व्यक्ति करता है जो कमज़ोर होता है, और वही सरकार दमनकारी नीति अपनाती है जो कमज़ोर होती है। क्योंकि नीतिगत स्तर पे, चारित्रिक स्तर पे एक कमज़ोर लोग हैं। क्योंकि आप याद करेंगे, जब भाजपा की यहाँ पे रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और उन्होंने एक विकास का एक यहाँ पे रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, डबल इंजन की सरकार थी उस समय यही कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी लोगों को झूठा आश्वासन दिए, स्थानीय नीति को लेकर के बरगलाने का प्रयास किए। बोले कि हम आएंगे तो 1932 का स्थानीय नीति हम तय करेंगे, युवाओं को रोज़गार हम देंगे, 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो पर जैसे ही ये सत्ता में आए तो देना तो छोड़ दीजिए, जो रघुवर जी दे रहे थे किसानों को
सम्मान निधि के तौर पे 5,000 पर एकड़ देने का काम करते थे। महिलाओं को 1 रुपया में रजिस्ट्री देने का काम हो रहा था। एक स्थानीय नीति जो झारखंड में की राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण है, उसको इन्होंने 1985 कट ऑफ जो है उसको एक फिक्स किया। उसके आधार पे आप देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसी बहालियाँ आई। यहाँ के जो बेरोज़गार लोग थे उनको मौका मिला। पान बेचने वाला का लड़का, दूध बेचने वाला का लड़का, सब्जी बेचने वाला का लड़का दरोगा में बिना एक पैसा दिए हुए मेरिट के बदौलत सभी लोग नियोजित हुए। शिक्षकों की बहाली हुई। पर ये सरकार जैसे ही आई, इसने उन सारे उनके जितने योजना थे सारे को उन्होंने बंद कर दिया। किसानों को 5,000 रुपया पर एकड़ मिलता था, उसको इन्होंने बंद किया। स्थानीय नीति को उन्होंने बदल दिया। बदल करके मैट्रिक वाला और इंटर वाला लाया, जो अव्यावहारिक था, कोर्ट में भी नहीं टिक पाया। उसका परिणाम क्या हुआ? सारी बहालियाँ बंद हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 लाख युवाओं को रोज़गार तो छोड़ दीजिए, 500 युवाओं को भी रोज़गार इन्होंने नहीं दे पाया साल भर में। और बेरोज़गारी भत्ता की बात थी तो इन्होंने युवाओं को कैसे मूर्ख बनाया? जो टेक्निकल डिग्री वाले लोग थे, कितने हैं टेक्निकल डिग्री वाले लोग झारखंड में? मुट्ठी भर। आपने जिस समय आप वादा कर रहे थे कि हम बेरोज़गारों को भत्ता देंगे, तो उस समय आपने तो ये नहीं कहा था कि जो इंजीनियरिंग किए हुए बेरोज़गारों को हम भत्ता देंगे। उसमें तो आपने समस्त बेरोज़गारों की बात की थी। तो ये लोग ऐसे लोग जनता को बरगला के भरमा करके इन्होंने वोट लेने का काम किया। और जब इसी तरह पारा टीचर के साथ क्या हुआ था? क्या पारा टीचर का समस्या का समाधान हो गया? नहीं हुआ। अपनी इन सारी अकर्मण्यताओं को छुपाने के लिए, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग आज 1932 के आधार पे लोगों को बरगलाने के लिए फिर से सदन में 1932 का प्रस्ताव लाए। आप इसी राज्य में रहते हैं, आप गवाह हैं कि 1932 को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। फिर आप 1932 को ला करके यहाँ के भोली भाली जनता को आप ठगने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। 1932 के आधार पे क्या हुआ? फिर आप जो है 60-40 वाला विषय आ गया है। आज समस्त युवा रोड पे उतरे हुए हैं। 60-40 नहीं चल तो इसका उद्घोष कर रहे हैं। उनकी भी बातों को अगर उन्हें ना सुनना हो तो उन्हें भी मार पीट के ही भगाया जा रहा है। मैं उस विषय पे आ रहा हूँ। इनकी क्या नाकामी है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। आप आज देख लीजिए, आज झारखंड जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। डेली एक IAS धरे जा रहे हैं, उनके के यहाँ अकूत काली संपत्ति ईडी के द्वारा जब्त की जा रही है। आज आप देख लीजिए बालू आज भी जो उसका एक नीति बना करके उसका खनन होना चाहिए था, राजस्व सरकार के खजाने में जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। बालू का खुलेआम चोरी हो रहा है। वो चोरी कौन कर रहे हैं? JMM के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग, सब लोग इस कृत्य में लिप्त हैं और उसका पैसा पूरा बंदरबाट हो रहा है और सरकार के खजाना पे इसका असर पड़ रहा है। सरकार का खजाना खाली हो रहा है। खनन तो अगर कहा जाए तो सिर्फ बालू का ही नहीं हो रहा है, कोयले का भी किया जा रहा है, साथ ही साथ पत्थरों का भी हो रहा है। लेकिन इस विषय पे भी अगर एक सवाल और है, जो हमारे जो विपक्ष के साथ माफ़ कीजिएगा, हमारी जो सत्ता पक्ष सरकार है, जो आज गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उनको देखा जाए तो वो हर राज्य में, झारखंड के अलग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे वो हमेशा जन मुद्दों को सामने लाने की बात करते हैं। कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे वो सामने लाने की बात करते हैं। लेकिन आज जो हमारा राज्य है झारखंड, जहाँ पे इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी इन मुद्दों को वो रोक नहीं पाए, या जन मुद्दों को जिस तरीके से दिखाना चाहिए था उस तरीके से दिखा नहीं पाए। देखिए, निकम्मे लोगों का गठजोड़ है और इनसे हम तो इनके चाल चरित्र को पहले से ही जानता था भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। पर झारखंड की भोली भाली जनता, जिसको इन्होंने सपना दिखा करके छलने का काम किया है, और आप एक किसी शायर ने कहा है कि बहुत खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो झारखंड की जनता
के सपनों की हत्या इन्होंने की है और झारखंड की जनता देख रही है और झारखंड की जनता सब कुछ जान चुकी है। इसीलिए ये लोग जो है एक नई चाल चल रहे हैं। आप देखेंगे कि कहीं क्षेत्र के आधार पे समाज में विद्वेष फैलाना हो, भाषा के आधार पे समाज में विद्वेष फैलाना हो या पंथ धर्म के आधार पे समाज में विद्वेष फैलाना हो। आप देख लीजिए आज झारखंड में जमशेदपुर में क्या हो रहा है, रामनवमी में हजारीबाग में, गिरिडीह में क्या हो रहा है। और वहाँ तो छोड़ दीजिए, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, उसी का परिणाम आज बोकारो का अपना जो कसिया टाड़ में, जहाँ सेना की बहाली और पुलिस की बहाली के लिए हजारों युवा जो मैदान में रह के तैयारी करते हैं और वहाँ वहीं पे बजरंगबली और भगवान शंकर की प्रतिमा मंदिर में स्थापित थी, उसको आज असामाजिक तत्वों ने उस तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरणा लेते हुए, प्रेरित होकर के उनका जो मनोबल बढ़ा है, उसका परिणति हुआ कि आज असामाजिक तत्वों ने उस प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। ये तो बोकारो की महान जनता का महान धैर्य का परिणाम है कि सारे लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करके उन्हें 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाहूँगा, ये कितना निंदनीय है कि हम अपने राजनीति के लिए ये धर्म या समुदाय का सहारा लें। ये लोग धर्म, जाति और क्षेत्र का राजनीति के आधार पे समाज को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत आज तक शासन करने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि शासन तो इन्होंने किया पर समाज का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। और ये लोग तो झारखंड आंदोलन को बेचने वाले, झारखंड आंदोलन का सौदा करने वाले लोग हैं। तो हम लोग बालू का क्या हो रहा है वो देख ही चुके हैं, पत्थर का क्या हो रहा है। आज ईडी जो है, ईडी के पास इनका काला चिट्ठा जो है, जेएमएम के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अभी उनके पास काला चिट्ठा खुला हुआ है। उसके बाद जमीन का कैसा बंदर बाट हो रहा है हम आप भी जान रहे हैं। आज जितना भी थाना है झारखंड में, जमीन दलालों का एक अड्डा बना हुआ है जी। आज थानेदारों के माध्यम से जमीन की लूट का धंधा पूरे झारखंड में खुलेआम हो रहा है। तो इस सरकार ने प्राकृतिक जितने भी अपने संपदाएं थे सारे को लूट खसोट करके अपना खजाना भरने का काम ये सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। और इसी तरह एक्साइज पॉलिसी देख लीजिए, पिछले साल जब ये लोग नई आबकारी नीति ला रहे थे तो कह रहे थे कि हम 500 करोड़ सरप्लस हमको जो है यहाँ पे सरकार को राजस्व का फायदा होगा। हम लोग उसी दिन जान रहे थे, हमारे विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने उस समय इंगित भी किया था, चिट्ठी भी लिखा था, पर इन्होंने उनकी बात को अनसुना करके आज आप देख लें कि उसी नीति के आधार पे आगे बढ़ा है। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, उस नीति को फिर से बदल रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ पे सीबीआई ने जांच किया है, दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें जो है मनीष सिसोदिया जेल में है। वह दिन दूर नहीं जब भाजपा की सरकार आएगी और इनकी इस पॉलिसी के जिसके तहत सरकार के राजस्व को चूना लगाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये सभी लोग जेएमएम कांग्रेस के जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के, सारे लोग देखिए कि जेल में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने झारखंड को के खजाना के साथ विश्वासघात करके अपनी खजाना भरने का, अपना पैकेट भरने का काम किया है इन लोगों ने। हम लगातार छात्रों की बात कर रहे थे, उस मुद्दे पे भी एक सवाल कर लेते हैं कि एक तो जो आज हमारे झारखंड राज्य की स्थिति है शिक्षा के दर पे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा मिल रही है उसकी जो स्थिति है आज 2023 में, और साथ ही साथ अगर हम रोज़गार देने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो हमारे सत्ता पक्ष सरकार की जो हालत रही है, और वैसी स्थिति में हमारे शिक्षा मंत्री जी का निधन हो जाना, ये कितना बड़ा चोट था हमारे झारखंड राज्य के लिए एवं जेएमएम सरकार के लिए। ये तो झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा कि आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ दा हम लोग के बीच में नहीं रहे। वो बहुत लोकप्रिय नेता रहे और उनके बारे में तो हम लोग यही कहा करते थे कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, पर गलत पार्टी में है वो। तो उन्होंने, जबकि इस सरकार ने उनको समझिए कि एक तरफ शिक्षा का विभाग दिया था, दूसरी तरफ शराब का विभाग दिया था, ठीक है ना। कितना कंट्राडिक्टरी है दोनों विषय आपस में जी। पर वो ऐसे महान शख्सियत थे कि वो दोनों को समन्वय बना के चलने का प्रयास किया, पर अपने मंत्रियों की क्षमता पे भी
इनको विश्वास नहीं है। और ये हमेशा जो है विभाग मंत्री को देते हैं, पर उसका सारा फाइल खुद हैंडल करते हैं लोग। तो अब देख लीजिए कि आबकारी नीति भी आज फ्लॉप हो गई इनकी नई, और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में पारा टीचर को इन लोगों ने कहा था क्या होगा, जगन्नाथ दा का सपना है कि पारा टीचर को हम उसको अस्थायी करेंगे, और जगन्नाथ दा के सपना को झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत जी के नेतृत्व में उस सपना पूरा होना संभव नहीं है। ये भाजपा के लोग ही पारा टीचर को सम्मानित ढंग से उनको नियोजित करके ये भाजपा की सरकार ही कर जो मजबूती प्रदान करते थे हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ दा जेएमएम सरकार को, क्या कोई अब वो व्यक्ति है जो वो मजबूती प्रदान कर सकता है उस दल को? देखिए, ये अपूर्णीय क्षति है, फिर भी यह धरती वीरों से खाली नहीं है। और जगन्नाथ दा के साथ रहे हुए ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे। मुझे आशा है कि उन्हीं में से कोई निकलेंगे, और ज़रूर जगन्नाथ दा, देखिए व्यक्ति चला जाता है, उसका कृतित्व तो अमर होता है, व्यक्तित्व तो अमर होता है। तो मुझे आशा है कि फिर से उसी स्थान से, उसी समाज से फिर से वैसे ही शख्सियत उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर के कोई निकलेगा। एक जाते जाते एक सवाल जरूर करना चाहूँगा कि जो हमारे जेएमएम की हालत रही है इन 5 सालों में, अगर कहा जाए तो 2 साल कोरोना काल के थे, उनको हटा दिया जाए तो 3 साल। तो अगर हम देखें पूरे कार्यकाल को, तो हमारी जेएमएम की सरकार आलोचनाओं के घेरे में ही घिरी रही है। तो ऐसे में जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, चुनाव में जनता मन बना चुकी है कि जो सब्जबाग दिखा करके भोली भाली जनता को जिन्होंने ठगने का काम किया है, उनको सबक सिखाना है, और अगले बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनानी है। आज बोकारो में रघुवर जी की सरकार ने 600 बेड का एक हॉस्पिटल का प्रस्ताव दिया था, यहाँ पे बजट उसको भी एलोकेट कर दिया था, पर जैसे ही यह सरकार आई उस फंड को डाइवर्ट कर दिया। आज बोकारो जैसा जो एक बौद्धिक राजधानी माना जाता था, एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मुहताज है यहाँ पे। तो ये इस सरकार की विफलता का पूरे झारखंड के साथ साथ बोकारो पे क्या असर पड़ा है, यहाँ के लोग बाग को किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उसकी केवल एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। आज बोकारो शैक्षणिक राजधानी, 10+2 के बाद क्या है जी? कुछ नहीं। हेल्थ के सेक्टर में कुछ नहीं। तो जब एक अच्छा यहाँ पे अस्पताल नहीं रहेगा तो बोकारो में कौन बसने आएगा? और अब जिस सिटी पार्क में हम लोग खड़े हैं, देखिए, अगर सरकार का, प्रशासन का एक विजन रहे, एक इच्छा शक्ति रहे, तो यह इस पार्क को ही मैं उदाहरण देता हूँ कि हम एक सिटी पार्क के साथ तो फिल्म सिटी पार्क में डेवलप कर सकते थे जी। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हम लोग काम करते रहें तो झारखंड नहीं, पूरे देश का एक फिल्म सिटी पार्क के रूप में डेवलप और इससे विकास को एक नई ऊंचाई मिलती, बोकारो के एक अलग पहचान बनता। तो ये सब तो काम यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनको काम करने की आवश्यकता थी, पर इन्होंने नहीं किया है। भाजपा की सरकार अगले बार आएगी, यहाँ की जो महान जनता है, पूर्ण बहुमत की सरकार, भाजपा को वोट दे करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे लोग, और इस निकम्मी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, जिनके कार्यकाल में नक्सलवाद फिर से पनप गया, महिलाओं के साथ क्या स्थिति है, यहाँ के दलित समाज के साथ क्या हो रहा है, आए दिन आप देखेंगे कि आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही सरकार आई थी, मुझे लगता है कि महीना 2 महीना के अंदर में कोल्हान में जनजातीय घरों पे हमला हुआ था। जामताड़ा में, उसके बाद दुमका में दलितों पे अत्याचार होना शुरू हुआ था। महिलाओं के पे अत्याचार के रूप में तो इन्होंने प्रकाष्ठा हो गया, और झारखंड को आज एक मतलब एक अनाचारी, एक भ्रष्टाचारी प्रदेश के रूप में इन लोगों ने एक इमेज बनाया है। पर झारखंड जो है प्राकृतिक संपदा से संपन्न और कर्मठ मानव संसाधन यहाँ पे हैं। हम इस राज्य को भारत का स्वर्ग बनाएंगे, यह भाजपा का संकल्प है। भाजपा नहीं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुरूप ही
अलग राज्य भाजपा ने ही केंद्र में बिल लाया था अपनी सरकार में, और उसके उन्होंने इस राज्य का गठन करवाया था। जेएमएम के लोगों ने तो यहाँ के जो आंदोलनकारी थे उनके आंदोलन को बेचने का काम किया था। तो भाजपा ने ही बनाया है, भाजपा ही संवारेगा झारखंड को, ये हमें पूरा आशा है। आप थे कुमार अमित, जिन्होंने कहा कि भाजपा ने ही बनाया था और भाजपा ही संवारेगा। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।